सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल व्यापार में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। इस वक्त सबसे अहम मामला सबकी नज़रें हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तानी हुकूमत के, और उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो IMF की जानिब से अहदाफ रखे गए थे उन अहदाफ को मुकम्मल किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और जो टैक्स वसूलियाँ हैं वो भी बेहतर तौर पर कर ली गई हैं। टैक्स वसूलियों का ही अब नया प्लान वो भी तरतीब दे दिया गया है। रवां माली साल के टैक्स इकदामात पर FPR ने IMF को प्लान भी पेश कर दिया है, और अब जो नया प्लान है उसके मुताबिक ये कहा गया कि 10 लाख से ज़ायद नए जो टैक्स पेयर होंगे उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, और जो अहदाफ रखे गए अब नवंबर से लेकर जून तक उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और कॉलमिस्ट भी हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये सिचुएशन है कि इस वक्त IMF के साथ बातचीत हो रही है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या जो अहदाफ रखे गए वो तो हम मुकम्मल हो रहे हैं। IMF की ये जो चीज़ें हैं इससे अब पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह से बेहतरी अगले आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि इस बार खुशाइन बात यह है कि होमवर्क अच्छा किया गया है, और जो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद ने आदाद शुमार और रिपोर्ट्स रिव्यू पीरियड की जायज़ा के जो पीरियड है उसकी दी है, वो IMF ने उस पर इत्तफाक किया है। तो पहले हमारा अमूमन ये होता था कि हमारी डेटा से वो इख्तिलाफ करते थे, और फिर उसमें ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का एक लेवल होता था। लेकिन इस बार ये खुशाइन बात है कि हमारा जो डेटा दिया गया है, जो रिपोर्ट्स दी गई हैं, वो उन्होंने उससे इत्तेफाक किया है। हमारी रिपोर्ट्स कुछ सेक्शन में अच्छी हैं। मिसाल के तौर पे अक्टूबर के महीने में एक्सपोर्ट बढ़ी है, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। FBR ने जो सरमाई का टारगेट था वो अचीव भी किया है, और तिजारती खसारा भी कम हुआ है, करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिन पे यकीनन IMF तो मुतमईन होगा। लेकिन जो चीज़ें उनकी तशवीश है उस पर अब मज़ीद हमने अपनी स्ट्रेटजिक रिपोर्ट्स देनी है कि उनको आप किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें गर्दिशी कर्जे एक बड़ा इशू है। जो अभी गैसों की कीमत, जो गैस की प्राइसेस बढ़ाई हैं, उसके बावजूद भी 2100 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा गर्दिशी कर्जा जो है वो खड़ा है हमारे सामने। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म पे देखना है किस तरह से ये कम किया जाए। गर्दिशी कर्जा आपको पता है मुदस्सिर कि ये होता है सुई सौदरन सुई नौदरन की जो लैकिंग्स हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो करप्शन है, जो UFG हैं, जो चोरियाँ हैं, जो रिसीवेबल पूरे नहीं मिलते इनको, और जो सब्सिडी है वो जो पे नहीं होती, ये सब चीज़ें मिलके गर्दिशी कर्जे जो है वो बनाते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए जो रोड मैप बनाया गया है, ग्रेजुअली उसको वो कामयाब होंगे, क्योंकि गर्दिशी कर्जे एक और चीज़ जो यहाँ पर रखी गई है बेग साहब, डॉक्टर बेग, वो रखी गई है मज़ीद 10 लाख टैक्स जो हैं वो उनको लोगों को शामिल करना। इस पे हम बात भी करते हैं, और दूसरा जो 7000 अरब के टैक्स के मसूलात है नवंबर तो जून, उस पर भी बात करते हैं। उमर हयात ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, ये 10 लाख मज़ीद टैक्स गुजार जो है वो तलाश करना, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पहले भी इनिशिएटिव हुआ कि कुछ डाटा इकट्ठा करने की, लेकिन वो उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाया। अब क्या ये प्लान होगा और क्या चीज़ें इस तरह से तरतीब जाएंगी, और इसका मैकेनिज़्म क्या बनाया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। जो 8 से 10 लाख नए टैक्स गुजारों को जो है वो शामिल करना है, ये एक यकीनी तौर पर मुश्किल टास्क ज़रूर है।
लेकिन ये इतना जो है वो मुश्किल भी नहीं है। जो नादरा का डेटा है उससे लिंक किया जाएगा एफबीआर को और नए टैक्स गुजारों को जो है वो शामिल किया जाएगा। वो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है या वो लोग जिन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवाते वक्त अपनी इनकम जितनी लिखवाई है उस इनकम के मुताबिक जो है वो टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाएगा। और दूसरा जो तकरीबन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो ताजिर हैं मेजॉरिटी वो उस तरह टैक्स नहीं देते और टैक्स नेट में नहीं है, और ख़ास तौर पर जो सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम है तो उसके अंदर वो नहीं है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर वो टैक्स नेट में नहीं आते, तो उनको भी टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। इसी तरह ये जो पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम है, फिर रियल स्टेट का जो शोबा है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स नेट में नहीं हैं, उनको भी टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से काफ़ी चेमगोइयाँ की जाती हैं और नॉन फाइलर जो है वो डबल टैक्स पे करता है फाइलर से। तो इसमें अब देखना ये है कि जो एफबीआर के पास जो निज़ाम है, ख़ास तौर पर उस निज़ाम के तहत अगर देखा जाए तो एक तो नादरा से जो है वो इन टैक्स गुजारों की तफसीलात ली जाएंगी और उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, और दूसरा जो ताजिर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, और तीसरा जो बिजली के कमर्शियल मीटर्स हैं उसकी बुनियाद पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और फिर इसी तरह जो ज़री शोबा है, यानी जिन लोगों की बड़ी ज़मीनें हैं और अराज़ी बड़ी है, एकड़्स पर मुहित अराज़ी है, और वो टैक्स अगर नहीं देते तो उन पर उनको भी जो है वो टैक्स नेट में लाने के लिए जो है वो तकरीबन ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो चेयरमैन एफबीआर ने सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना में ये कहा था कि 15 मिलियन लोग जो है अगर टैक्स गुजार बनते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल होंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम 15 मिलियन लोगों को टैक्स नेट में जो है वो लेकर आएँ। तो अब तक अगर देखा जाए तो 2.9 मिलियन लोगों ने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं। गुज़िश्ता साल जो है वो पूरे साल में ये तादाद तकरीबन 4.9 मिलियन थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि 15 मिलियन तक इसको ले जाने के लिए एफबीआर तगो-दो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो तसलसल है तसलसल है, तसलसल असल चीज़ है मुदस्सिर, तसलसल। वो तसलसल हमें नज़र नहीं आता पॉलिसीज़ के अंदर, जिसकी वजह से हर नए आने वाला चेयरमैन एफबीआर या वज़ीर ख़जाना यही बात करता है कि जो में इजाफ़ा किया जाए या टैक्स गुजारों की तादाद में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन वो कंटिन्यूटी हमें कहीं नज़र नहीं आती। ये जो आप बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी नहीं होती, तसलसल नहीं होता। और उसके एक फ़िगर जो आपने उमर रिपोर्ट दी, मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा। और डॉक्टर बेग, ये प्लान जो दिया गया वो तहत नवंबर तक जून 7,000 अरब रुपए के टैक्स मसूलात यकीनी बनाए जाएंगे। अब 8 फरवरी को इलेक्शन है, नई गवर्नमेंट उसके 10-12 दिन के बाद आ जाएगी, तो जून तक के मामलात उसके पास होंगे, यानी कि बाकी जो फिस्कल ईयर है वो उससे चलाना है। तो जब मुंतखब हुकूमतें आती हैं तो उनके रवैये कदरे मुख्तलिफ होते हैं, और जो निगरान हुकूमतें होती हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो एक तखमीने हैं और नई हुकूमत का आना, आप समझते हैं कि ये जो तसलसल है वो बरकरार रख पाएँ और इसी तरह से बग़ैर सब्सिडी, बग़ैर किसी चीज़ के वो टैक्स इकट्ठा करें और अहदाफ हासिल कर पाएंगे? देखिए, आपने एक सही नुक्ता उठाया है। पहली चीज़ तो यह है कि निगरान हुकूमत जो है उसने वोट नहीं लेना होता है, लिहाजा वो गैर मकबूल फैसले भी मुस्कुराते हुए कर देती है, क्योंकि वो चंद महीने के लिए है और आने वाली हुकूमत ने भुगतना है। लेकिन जो मुंतखब हुकूमत है, जो अवाम की मैंडेट से आती है, वोट देकर आती है, वो जवाबदेह होती है हल्कों में। अगर टैक्सेस में इजाफा होता है या चीज़ें महंगी होती हैं या पेट्रोल मसनूआत, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होता है, तो ये सब चीज़ें आड़े आती हैं उनको ऐसे फैसले करने के लिए जो गैर मकबूल फैसले कहलाते हैं। तो फर्क तो दोनों में बिल्कुल आपने सही कहा पड़ता है। लेकिन एफबीआर की कारकर्दगी अच्छी रही है और उन्होंने अभी जुलाई से अक्टूबर तक अपना टारगेट सरपास किया है, यानी जितना टारगेट दिया था उससे ज्यादा उन्होंने करी। इस इकोनॉमी में जो श्रिंक हो रही है, इस इकोनॉमी में जो 1.5% जीडीपी ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, इस इकोनॉमी में जहाँ पे आपने कर्टेल किया है इंपोर्ट को क्योंकि आप अपना तिजारती खसारा बढ़ाना नहीं चाहते, उसमें अगर आपके एफबीआर के हदायत पूरे होते हैं तो मैं समझता हूँ ये एफबीआर चेयरमैन एफबीआर उसकी टीम
मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि एक तरफ आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज श्रिंक हो रही है, और दूसरी तरफ आपके रेवेन्यू जो है वो सरपास हो रहे हैं। तो दिस इज क्रेडिबल, एक बहुत अच्छी बात है। जहां तक सवाल है, इसमें मेन जो पंच लाइन है वो रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करना है। जी हाँ। इसमें मैंने पिछले 15-20 सालों से मैं हर हुकूमतों से डील करता हूँ, ये होता है कि नेगोशिएशन में हुकूमत टूट जाती है और फिर कोई वाया मीडिया निकाल के उनको छूट मिल जाती है और वो निकल जाते हैं, चाहे कभी फिक्स टैक्स की मद में हो, कभी एक्सटेंशन हो जाती है। बहरहाल रिटेलर जो है वो उस हिसाब से टैक्स नेट में नहीं आ सके जो उनका बनता है। तो अब ये रिट पर है हुकूमत की, अब अल्लाह करे आने वाली हुकूमत ये रिट। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बेग साहब जो आपने बात की ना, रिटेलर्स वाला मामला। एक चीज़ तो हम नाज़रीन देखें हैं कि रिटेलर्स के मामलात को कि पिछली से पिछली हुकूमत जब पीटीआई की हुकूमत थी तब भी हमें एहतजाज देखे गए, ताज और इस्लामाबाद पहुँच गए, मामलात आगे ना बढ़ पाए। फिर पिछली हुकूमत में भी ख़ासे कोशिशें थी, लेकिन रिटेलर्स जो हैं वो इस सारे टैक्स से बिल्कुल अलग रहे। फिर फ़िक्स टैक्स की बातें भी आती रहीं। तो उमर की रिटेलर्स के साथ जो मामलात हैं वो क्यों नहीं हल हो पाए? कहा जी उनकी मशीनें रखेंगे, वो हम कहते मशीनें नहीं रखने देंगे। जीएसटी के हवाले से बात कर रहे थे। फिर जी फिक्स टैक्स लगा दिया जाएगा, पर शटर होगा, पर स्क्वायर फिट होगा। ये क्यों हल क्यों नहीं, इतना मुश्किल क्यों है रिटेलर्स के साथ जो है वो टैक्स के मामलात को क्लियर करना? देखिए मुदस्सिर, उसमें जो रिटेलर्स का मौक़िफ़ है वो भी आपको समझना होगा जी। रिटेलर्स ये कहते हैं कि जब फैक्ट्री से हम कोई चीज़ लेकर आते हैं या हम किसी जगह से भी चीज़ लेकर आते हैं तो उस पर ऑलरेडी जो है वो फैक्ट्री हमें सेल्स टैक्स उसमें ऐड करके जो है वो हमें शामिल मतलब हमें वो चीज़ फ़रोख्त करती है। और उनका ये भी मौक़िफ़ है कि जो जिस तरह जो सेल्स टैक्स है, क्योंकि डबल टैक्सेशन ना हो और हुकूमत जो है वो हमें अपना सेल्स टैक्स एजेंट ना बनाए, बल्कि चीज़ निकलती है हुकूमत वहीं पे उसका टैक्स वसूल करे ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे ना बढ़ें। ये उन ताजरों का मौक़िफ़ है। और छोटे ताजरों का इस वजह से भी एक इशू होता है। एक तो आप जाते हैं किसी भी ब्रांडेड आउटलेट पे तो वहाँ फ़िक्स प्राइस है और आपको पता है कितना आपने सेल्स टैक्स पे किया है। लेकिन हमारी जो ख़ास तौर पर हमारे जो कारोबारी जो लोग हैं या कारोबारी मार्केटें हैं, उनके अंदर आप ये देखते हैं कि वहाँ बारगेनिंग होती है और उस बारगेनिंग के नतीजे में बाद में जो है वो एक रेट होता है और फिर उसके बाद वो कम रेट पे वो चीज़ फ़रोख्त होती है। तो वो भी फिर जब ये बात होती है तो ताजिर कहते हैं कि हमारे पास जो है ना इसका मैकेनिज़्म नहीं है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और ताजिरों का ये मुतालबा। तो इसको हम मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर बेग, एक चीज़ जो है वो यहाँ पर जो आप बात करते हैं गवर्नमेंट के हवाले से, अब पॉलिसीज़ का तसलसल रहना भी बड़ा ज़रूरी है। ये आप सियासतदान भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी, इसलिए आपसे सवाल ये बनता है क्यों नहीं हम ये तसलसल रख पाते हैं? अच्छा, इस पर हम बेग साहब बात करते और हम बात करें नाज़रीन पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक बड़ा अहम मामला SIFC का सरमायाकारी का जो रोड शो है वो भी दुबई में हुआ है। बेपनाह इम्कानात पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौजूद हैं, मौक़े हैं और मईशत के अहम शोबे में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दुबई में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रोड शो जारी है, जिसका आज आखिरी रोज़ है। 3 रोज़ा रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में आलमी ताजरों और सरमायाकारों ने शिरकत की है। इस तरह के इक़दाम मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और डिफेंस प्रोडक्शन के मामलात को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, पाकिस्तान का बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव SIFC के हवाले से था, इसमें अब चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? क्या इसमें जो इम्कानात हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, SIFC एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि पिछली हुकूमत ने लिया था और मेरा ख्याल है इट वाज ऑल इंक्लूसिव था और सारे स्टेक होल्डर्स इसमें थे। तो उस वक्त जब उस हुकूमत का बिल्कुल ये आखिरी जो दिन थे उसमें जब ये बनाई गई थी तो मेरा ख्याल है ये जो निगरान हुकूमत ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए आगे चले हैं और इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ले गए थे, स्पेशली एग्रीकल्चर से हवाले से ना, और जहाँ पर आपका माइनिंग के हवाले से था और फॉरेस्ट्री के हवाले से था,
इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी काफ़ी और आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी इसमें इनिशिएटिव लिए गए थे। और मेरा ख्याल है उसमें अब जो पहले शुरू में प्रेजेंटेशंस वगैरह काफ़ी हुई और मार्केटिंग भी काफ़ी हुई, हमारी टीमें गई हैं, मेरा ख्याल है मिडल ईस्ट भी गई हैं और सब जगह उन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशंस की हैं और लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर है। मेरा ये इतने बड़े इनिशिएटिव होते हैं, इसको अगर आप कहेंगे कि जी फौरी रिजल्ट आए तो मेरा ख्याल है नामुमकिनात में से होता है। आई थिंक के वेरी सून थोड़ा सा लोग वेट एंड सी भी कर रहे हैं कि कौन सी हुकूमत आती है पाकिस्तान में, बिकॉज इस पे बड़ा मुनसर होता है। क्योंकि जो सीपैक का हमारा हुआ था फियास्को कि एक हुकूमत ने तय किया, काफ़ी प्रोजेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने लगा दिया और दूसरी हुकूमत के मिनिस्टरों ने आके कहा कि जी हम ये नहीं चलने देंगे, तो उसके बाद थोड़े से जो है ना वो सहम गए हैं लोग कि यार ये किस तरीके से होगा अगर कोई और ऐसी हुकूमत आ गई जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आए तो इस पर इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मेरा ख्याल है जो अब ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे और मेरा ख्याल है फरवरी मार्च में जब नई हुकूमत आएगी आपकी तो लोग फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जी के क्या। अशफाक तोला साहब, मिडल ईस्ट की अभी आप बात खुद भी कर रहे हैं, अमारात में भी रोड शो हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, उसका भी मामला था। क्या अमारात में भी इवन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इतने इन्वेस्टर हैं कि वो पाकिस्तान में इस तरह से SIFC के थ्रू इन्वेस्ट करें? जी जी, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है हमारी सरमायाकार वहाँ पर मौजूद है और बड़ी इंटरेस्ट हमें आ रही हैं, हमें भी आ रही होती हैं रोज़ और हर बड़ी फर्म को आ रही होती हैं कि जी कि आप बताएं कि इनिशिएटिव को क्या करें। और इस सिलसिले में ना हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक कॉन्फ्रेंस कर रही है 28 नवंबर को दुबई में, GCC समिट के नाम से कर रहे हैं। ऑल्दो हमारा मैटर ये नहीं है बट हम कोशिश ये कर रहे हैं SIFC के हवाले से भी वहाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा भी आ रही हैं और काफ़ी डिग्नेटरी होंगे, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें ठीक है। तो सब 4 चीज़ें जो हैं वो SIFC के तहत हमने ये देखी गई। माइंस एंड मिनरल की बात हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, डिफेंस प्रोडक्शन की और एग्रीकल्चर की। अगर हम इसमें देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी बहरहाल एक खासा मामलात हैं, उस पर स्कोप भी है। इन चारों चीज़ों में आप क्या समझते हैं? कहते हैं कि जल्दी रिजल्ट्स इसमें बेहतर आएँ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप हो सकता है? देखिए, IT तो क्विक टर्न अराउंड वाली चीज़ है और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ हमारे पास IT का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारी जो IT कंपनीज हैं, जो कि इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो ज़्यादा फॉरेन बेस्ड हैं और वो यहाँ पर अपना सही पोटेंशियल बिजनेस का नहीं लाती हैं, तो मेरा ख्याल है उनको भी हमने 12 रिक्वेस्ट की है बट उनके इंटरेस्ट मेरा ख्याल है पाकिस्तानी है मोस्टली, बट उनके इंटरेस्ट बाहर ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वो लाना नहीं चाह रहे। तो मेरा ख्याल है आपको उनको डिस्कार्ड करके अब नए एवेन्यूज की तरफ जाना पड़ेगा। जो ये बच्चे जो अब नए आ रहे हैं हमारे फ्रीलांसर्स और दूसरे जो आ रहे हैं उनके भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जी वो जो डॉलर में कमा के लाएं वो डॉलर में रखें। और ये सट्टेबाजी की वजह से ये अब हर किसी का ये शौक हो गया है कि जी उसकी इन्वेस्टमेंट रुपये में नहीं डॉलर में होनी चाहिए। तो ये जो हालात हुए जो हमने देखे, एक 3.5 साल का एक बड़ा वर्स्ट इकोनॉमिक पैच हमने जो देखा 18 से 22 तक शुरू तक, तो मैं समझता हूँ उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा शेक हो गया है। और उसमें 2 साल बीच में हफीज शेख साहब ने कोशिश की कि बड़ा अच्छा तरीके से चला ले, उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई तरजीह थी नहीं, मईशत थी नहीं, उसमें सिर्फ एक ही तरजीह थी कि जी अब इसको कैसे पकड़ना है, उससे क्या बदला लेना है, ये हालत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इस इम्प्रेशन को सीपैक भी उसी वक्त बंद हुआ आपका, तो मैं ये समझ रहा हूँ उसको मेरा ख्याल है उसको वाइट वॉश करने के लिए ना हमें टाइम लगेगा। मगर आप अगर डॉलर स्टेबल हो जाता है तो मेरा ख्याल है फिर ये मामला भी तय हो जाएंगे और आपकी IT एक्सपोर्ट मेरा ख्याल है मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ 8-10 अरब डॉलर की मार्केट तो आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। FDI के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो क्या मौके मौजूद हैं और किस तरह से इसमें अब सूरत हाल आप देख रहे हैं तोला साहब? देखिए, स्टेबल इकोनॉमी और स्टेबल करेंसी ये दो वो चीज़ें हैं, और पॉलिटिकल सिचुएशन ये वो चीज़ें हैं कि जिससे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो वो बिल्कुल आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। SIFC इज ऑल्सो FDI। आप देखें ना, अगर कोई एग्रीकल्चर में आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो भी FDI होगी। अगर माइनिंग एंड मिनरल में आते हैं या डिफेंस प्रोटेक्शन में आते हैं तो वो सारे के सारे आपकी FDI होगी।
और हम जो टारगेट कर रहे हैं 100 से 150 अरब डॉलर का जो, तो वो FDI है। पर हमें इसमें ये देखना होगा SIFC के भी प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि मैं अपने तौर पे भी मैं अपनी इनपुट दे चुका हूँ, कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्सपोर्टेबल आइटम्स हों जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आए, ताकि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न्स देने होते हैं और जो आप रोक लेते हैं, अगर वो अपनी ही जनरेशन खुद कर लें एक्सपोर्ट से, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर ऐसा होता है जहाँ फूड सिक्योरिटी होती है, या वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होते हैं, या एक्सपोर्टेबल सरप्लस से आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर जो कि आपकी अपनी इंडिजीनियस चीज़ होगी, जो आपकी ज़मीन है अपनी खुद की है, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का आपका फुकदान है। टेक्नोलॉजी अगर आपकी सही हो जाए तो मेरे ख्याल से FDI आना पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट, अपनी ही चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इशफाक तोला सब साथ ही रहिएगा। हम यहाँ पर एक नाज़रीन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब, ब्रेक से पहले आप बहुत बड़ी सी बात कर रहे थे कि बहुत आसान है कि 150 से 200 बिलियन डॉलर तक की चीज़ें इस SIFC के तहत आ सकती है। सर बहुत ज़्यादा बड़ा फिक्र नहीं? नहीं जी, मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। आप देखें, आपकी जो कल्टिवेबल लैंड है इस वक्त 21 सम मिलियन हेक्टर है, और 9.1 मिलियन हेक्टर अभी भी कल्टिवेबल है, जो कि आप कल्टिवेट कर सकते हैं। तो आप सोच लें 1/3 ऑफ योर ज़राअत इज स्टिल अवेलेबल। तो आप अपनी ज़राअत की टोटल वैल्यूएशन देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पोटेंशियल है। सही। अच्छा, लेकिन तोला साहब, लोकल इन्वेस्टर्स का जिस तरह से आप खुद भी बात करते हैं, बड़ा शेक हुआ है जो कॉन्फिडेंस है। अब लोकल इन्वेस्टर की वापस आना और लोकल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट इस तरह से रखना वो मुमकिन कैसे होगा कि पॉलिसी भी इस तरह से हम करते हैं कि शेक हो रही होती हैं? देखिए, बरकरार रह सकती है उस वक्त जब कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी हो और आप इकोनॉमिक फायर फाइटिंग ना करें। हमारे साथ मसले ये होते हैं कि हम फायर फाइटिंग पे ही बैठे होते हैं, और हमें हमारी माशी पॉलिसीज को ज़्यादातर डिक्टेशन बाहर से मिलती है, यानी IMF वगैरह से, और उनका कसूर भी नहीं है। अगर वो कर देते हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो अपनी शरायत रखते हैं। मगर मसला ये नहीं है, मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मसला यहाँ पर शुरू होता है कि अगर हम ऐसे काम करते हैं कि जो हम उन लोगों को लेके ना आए, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी, अगर आपकी करेंसी स्टेबल होगी ना, और या थोड़ी थोड़ी डिवैल्यूएशन होती रहे, भले 1-2%, 3% सालाना, तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा मसला आपको नहीं होगा, जो मैं समझता हूँ। बाकी रहा सवाल, पता नहीं, देखें अब 9 फरवरी का सूरज किसके नाम पे तुलू होता है और कौन हुकूमत बनाता है, उनको बहुत केयरफुली अगले पाकिस्तान के लिए 5-6 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ऐसा वेंचर आया अभी जैसे हम 18 में देख चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि तो फिर तो सर कुछ भी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, ये आप बहुत अहम बात है। तसलसल जो है पॉलिसीज का, उसका बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अशफाक तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, और आप कुछ बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी बड़ा इजाफा हुआ, ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बढ़ रही है। वजूहात क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब आपके वक्त का। सर, ये रिवर्स हो रहा था एकदम से, पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है डॉलर, इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में। क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वाले। देखिए जनाब, आपने जो बात की कि ये पहले कम हो रहा था, तो जो हमारे आर्मी चीफ और उनकी टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, खास और न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर में, बल्कि ओवरऑल जितने भी इलीगल बिजनेसेस थे, चाहे ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग थी, चाहे ट्रेड बेस स्मगलिंग थी, चाहे होर्डिंग थी, चाहे आपका स्टॉक एक्सचेंज था, हर तरफ हमने देखा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो है ना अपने हिस्ट्री का हाईएस्ट पे खड़ा है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि आपके जो ग़िज़ाई अजनास थे, गंदम, चावल, चीनी, घी, सब की जो है ना मैसिव प्राइसेस गिरी, और यूरिया जो नहीं मिलता था वो भी अवेलेबल है, स्टील के दाम भी गिरे, गोल्ड के भी गिरे, हर चीज़ के चीज़ें कंट्रोल में आई।
और स्मगलिंग फॉरेन करेंसी की, और वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हुआ और डॉलर 50 रुपए कम हुआ, और ओपन मार्केट में इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 25 से 30 रुपए कम हुए, और उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस गिरी, महंगाई कम हुई। लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी हमारे मुल्क के हालात अच्छे होते हैं, चाहे अमन व अमान के हों, चाहे माशी हालात हों, किसी भी किस्म के हालात हों, तो हमारे यहाँ जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हों चाहे बाहर हों, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सही। और हमने ये देखा कि दोबारा से बैंक्स भी इसमें शामिल रहे हैं कुछ, कि उन्होंने एक दोबारा से सेंटीमेंट्स बनाए और एक्सपोर्टर को कहा कि डॉलर बढ़ जाएगा। कुछ हमारे इदारिये लिखने वाले हैं जो हमारे सीनियर ओहदेदार रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में, उन्होंने भी अपना वो चेंज कर लिया बयानिया। कोई कहता है कि जी नवंबर में 330 का डॉलर हो जाएगा, कोई वही लोग हैं जो खुदा ना करे कहते थे पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और अपने वक्त में ये लोग अभी पराचा साहब, अभी तो ये कहा जा रहा था कि IMF के साथ मामलात जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, नई किस्त आएंगी, फिर जो मल्टीलैटरल इदारे हैं वहाँ से भी, वर्ल्ड बैंक है, जो साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ से आएंगी, तो ये डॉलर मज़ीद नीचे आएगा। तो ये डॉलर IMF इधर आया है तो साथ ही साथ डॉलर बढ़ना शुरू लग गया। देखिए जनाब, बात यह है, IMF की जो आपने बात की, इसी चीज मुख्तलिफ चीजों से लोगों ने इसको टैग कर दिया मार्केट बढ़ाने के लिए। तो IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे बहुत पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, हम उनकी तमाम कंडीशंस पहले ही पूरी कर चुके हैं। अब जो वो डे बाय डे चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जहां से ये डॉलर अभी उठना शुरू हुआ था, बढ़ना शुरू हुआ था, ये उससे भी इंशाल्लाह नीचे चला जाएगा वापस, क्योंकि चीजें काफी कंट्रोल में हैं। और जो इस वक्त हमने जो जैसे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये मजबूरी में ये काम किया क्योंकि उनके काम करने के नहीं है। जब इदारे काम नहीं करते तो फिर हम उनको कॉल करते हैं, मदद के लिए बुलाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं क्यों आए। लेकिन आपने ये देखा कि हमारे जो इदारे हैं, खासतौर पे फौज जो है, उनके पास और बहुत सारे काम है करने को, और ख़ास तौर पे जो आपने देखा कि एक दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ गई, जैसे हमने अफगानियों को, इलीगल लोगों को जाने के लिए कहा, तो उन्होंने हमारे मुल्क में टेररिज्म बढ़ा दिया, और ये डॉलर बढ़ने में स्मगलिंग दोबारा शुरू हो गई, उसमें अफगान रिफ्यूजीज का भी बड़ा हाथ है, उनकी आड़ में भी स्मगलिंग हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमें IMF की किस्त मिलेगी जल्द, उसके साथ साथ जो हमारे मजीद जो बायलैटरल चीज़ें आनी हैं वो भी आ जाएंगी, और जो डॉलर है वो वापस अब 260-70 के ऊपर इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है या हमारे यहाँ जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, वहाँ देखिए बड़े शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, तो इतने प्रॉफिट्स और इतने ज्यादा जल्दी अर्निंग कहीं पे भी नहीं है। और तो जहाँ यहाँ नजर आ रही है पराज साहब, जो आपने एक इंडिकेशन दी है कि वापस आएगा 260 की तरफ डॉलर, और सिचुएशन जो है वो बेहतरी की जाने पर, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि उसको थोड़ा ख़राब किया जाए, लेकिन वो बेहतर रहेगी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी ECAP। और आगे बढ़ेंगे, और अब आम आदमी जो है वो महंगाई के सामने बहरहाल तंग है, और वो महंगाई को भी बड़े मैनिपुलेट करके चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें इस वक्त प्राइस लिस्टों के हवाले से, लाहौर में अवाम महंगाई के सामने बेबस होकर रह गए हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा बरकरार है। लाहौर के बाज़ारों में महंगाई की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी शौकत अली इस वक्त मौजूद हैं। जी शौकत, आगाह कीजिएगा, जिस मार्केट में आप मौजूद हैं क्या सिचुएशन है कीमतों के हवाले से? प्राइस लिस्ट और होती है, कीमतें और होती हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है? जी, मैं शादमान सस्ता सहूलत बाजार में मौजूद हूँ। ये नाम ही का सस्ता है, और डॉलर को तो रिवर्स गेयर लगे है, लेकिन जो अशिया ज़रूरिया की आसमान से बातें कर रही हैं, इसमें कोई कमी नहीं हो रही। अगर जो बात करें डिप्टी कमीशन की, हर माह एक लिस्ट जारी होती है रेडी रेटाई, उस लिस्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जो बीफ है वो उसका 800 रुपये किलो रेट है, लेकिन वो बिक रहा है 1200 रुपये, और मटन का रेट उन्होंने निकाला सरकारी 1600 रुपये किलो, लेकिन वो बिक रहा है 2200 रुपये किलो। इसी तरह अगर जो दाल चना करें तो दाल जो चना है
सरकारी रेट उसका 190 रुपये, लेकिन बिक रही है मार्केट में 240 रुपये। और दाल मसूर की बात करें तो वो 285 सरकारी रेट है, 340 रुपये में मिल रही है। चावल इस तरह बात 80 रुपये किलो चावल है, बिक रहे हैं 340-50 तक। तो ये लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं कि लिस्ट की 18/10 को ये जारी हुई है लिस्ट, और इसमें ये लिखा आटे का जो रेट इसमें नहीं है, इसमें घी का भी रेट नहीं है, इसमें चीज़ों का रेट नहीं है। और दूध का जो रेट है वो 160 रुपये लीटर है, दही का 180 रुपये किलो, लेकिन दही मिल रही है 200 रुपये किलो, और दूध है वो भी 180 रुपये में। कोई जो चीज़ है कंट्रोल नहीं है। 102 मजिस्ट्रेट है प्राइस कंट्रोल, उन्होंने आगे अमला रख रखा है, वो जाके यहाँ पर थोड़ा सी चेकिंग कर। सूरत यूँ की तो बरकरार है, फुल टाइम यहाँ पर बंदा कोई नहीं है। जो शौकत अली हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि प्राइस लिस्टें मुख्तलिफ हैं और जो रेट्स हैं जो मिल रहे हैं लोगों को वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कराची की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। कफील हमारे साथ मौजूद है। कफील, अशिया खुरनोश की कीमतें जो प्राइस लिस्टें वैसे तो होती नहीं, अगर हैं तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती हैं, क्या सिचुएशन है? इसको तो दूर करो भाई, मुझे नहीं पता रे। देखिए, ज़िला इंतज़ामिया जो लिस्टें जारी करती है अशिया खुर्दनोश के हवाले से, उस पर है वो ताहाल जो है अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता कहीं पर भी। ख्वाह वो चिकन की आइटम हो या अगर हम बातें कर लें सब्जियों की या बात कर लें दालों के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है सदर के अंदर, और यहाँ रेट अगर हम बात कर लें तो इस वक्त ये अपना 540 है, और ये जो है 470। लेकिन ये जो 470 का रेट है ये रान का है। जो रान का गोश्त अगर आपको चाहिए तो वो 470 के अंदर है। अगर एक खातून मौजूद है आपने के पहले उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताइए सरकारी रेट पर अमल दरामद होता है कराची के अंदर, ख्वाह सब्जियां हो, दालें हो या चिकन हो? नहीं होता है, तकरीबन नहीं होता है मेरे ख्याल से तो। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती है उसे जब सरकारी रेट पे अमल दरामद नहीं होता? बस हम लोग तो नॉर्मली ले लेते हैं जब, लेकिन फर्क होता हुआ ये लोग लगाते नहीं है लिस्ट। जरा बात कर लेते हैं भाई, ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान लिस्ट आपके पास सरकारी बनाई है लिस्ट, आप ये बताओ जारी नहीं हुई आपको? जारी नहीं हुई है अभी तक। नहीं हुई तो किस भाव पे आप बेच रहे हैं? ये जो लिखा हुआ है इसको तो दूर करो भाई, इसी रेट पे बेच रहे हैं तो वाली से पूछ लो। अच्छा जनाब, ये जो रेट है अगर हम बात कर लें चिकन के हवाले से तो वो इस वक्त 500 के है, लेकिन ये इनका कहना है कि रान का जो गोश्त है वो 470 है, और जो अगर हम चीनी का गोश्त लेते हैं तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हैं। हम चलते कुछ सब्जियों के आइटम के ऊपर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस भाव पर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अगर आप कुछ बता दें सरकारी रेट क्या है? मुझे नहीं पता रेट। देखा आपने रवैया, मतलब जब जहाँ रेट लिस्ट की बात आती है तो वहाँ कोई भी बात करने को आमादा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आप भाई कोई लिस्ट है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल। कहाँ है, दिखा देंगे सर? वो लिस्ट यार अभी फर्श में रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ होगा। अंदर तो ये तो वाज़ेह होनी चाहिए ना। वाज़ेह होता है, क्यों आपको क्या पूछना है पता? किस आप प्याज का दे रहे हैं? प्याज 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ है। अच्छा, और उसके अलावा ये टमाटर? टमाटर 160। जबकि जो प्राइस लिस्ट है अगर हम बात कर लें उसकी तो इसमें जो है वो कम है, और 145 के हिसाब से 145 के हिसाब से है। तो फिर आगे का मतलब फ्यूल वगैरह जो गाड़ी वगैरह आती हैं, मंडी से आना जाना, इन चीज़ का खर्चा लग के टोटल हमारे को फिर। अच्छा, ये प्राइस की अगर हम बात कर लें तो 145 के हिसाब से जो है वो टमाटर इस लिस्ट के ऊपर मौजूद है सरकारी। लेकिन इन लोगों के पास जो है वो लिस्ट तो ताल है ही नहीं, कहीं आवेज़ा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और ये जो है 160 के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा इशू है, और क्योंकि इस पर अमल दरामद तो कहीं होता ही नहीं है ना, आप कहीं भी बात कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम, अंडे का दर्जन है? वालेकुम सलाम। 320 रुपये। 320 है, हालांकि रेट सरकारी जो है वो 280 का है। ये माँ हम तो रेट पे बेच रहे हैं, जो हमारे को पोल्ट्री एसोसिएशन वाले रेट देते हैं उसी पे बेचते हैं। ये जो सरकारी रेट है कमिश्नर का वो 280 का है। हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं, हम तो। अच्छा, इनके पास वो रेट ही नहीं है, तो अमल दरामद तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह अगर हम बात कर लें दीगर आइटम्स की, चावलों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उसमें भी जो है वो जो बासमती है वो डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जो है वो तकरीबन कहीं 3.5 और कहीं जो है वो 450 के हिसाब से है, लेकिन जो उसकी जो ऑफिशियल कीमत है, सरकारी कीमत जो कि कमिश्नर हाउस से जारी हुई है, वो अगर हम बात कर लें तो वो तकरीबन जो है वो 280 और के करीब है। इसको तो दूर करो भाई, मुझे नहीं पता रेट। अब हम पहुँच गए शहाबुद्दीन मार्केट में, उस जगह जहाँ पर अशिया खुर्दनोश में ये चावल मौजूद हैं, बेसन मौजूद है। मेरे कैमरा अगर दिखाई दी, ये तमाम आइटम्स जो हैं वो यहाँ रखें। इसकी जो इस वक्त क्या कीमत है, ये दुकानदार सुल्तान साहब क्या रेट पर आप दे रहे हैं? ये तक
जो प्योर बेसन है तकरीबन 240 रुपये का पड़ जाता है हमें। अच्छा, लेकिन सरकारी रेट जो हमारे पास हैं वो 200 के हिसाब से जो है उस पर लिखा हुआ है, जो कि कमिश्नर ने जारी की। अब आप खुद ही हिसाब रख लें, खुद पिसवा के आप देखें आपको क्या दाम पड़ता है, तो फिर खुद ही हिसाब हो जाएगा आपको। अगर ज़्यादा करेंगे हम 200 में बेच के ख़त्म कर देंगे, फिर नहीं पिसवाएंगे। नहीं, लेकिन सरकारी रेट आपके पास लिस्ट है सर? जी हाँ है। दिखा सकते हैं आप मुझे? लेकिन ये जो लिस्ट मौजूद है, अमल दरामद तो कहीं भी नहीं हो सुल्तान भाई। अमल दरामद कहाँ से हो? इस दाम में मिलेगा तो अमल दरामद होगा ना। अच्छा, ये बासमती चावल आप क्या भाव दे रहे हैं ज़रा बताइए? ये नया चावल है, स्पेशल क्वालिटी, ये 300 रुपये किलो बिक रहा है। मुझे बताया था तकरीबन 3.5 नहीं, इसके नहीं पता है, वो पुराने चावल के। अच्छा, नए पर ऑफिशियल रेट है इसके सरकारी, वो 270-280 के दरमियान है। वो सही है। वो जोड़िया बाज़ार वाले उनको गलत रेट दें तो हम क्या करें? हमने देखा ख्वाह वो सब्जियां हो, चिकन हो या दालें हो, सरकारी कीमत पे कोई अमल दरामद नहीं है। तो बाहर निकलेंगे, जाएंगे जोड़िया बाज़ार, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, तो उनको जब सही रेट मिलेंगे वो सही रेट मिलेंगे। ये तमाम बातें कुछ लोग, ये सरकारी रेट पे अमल दरामद होता है चाचा, आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आपको कभी मिला है उसके हिसाब से भाव? बिल्कुल नहीं मिला। अभी घी का आप यहाँ से पता करो, तेल का पता करो, और सरकारी रेट वो 180 बता रहे हैं, ये 285 दे रहे हैं, 385 दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं है ना सिंध सूबे में। अच्छा, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो आवाम कैसे जिएगी, कैसे खरीदारी करेगी? आवाम अपनी मदद आपके तहत जी रही है, अपनी मदद आपके तहत सब कोई कर रही है। जो अगर कोई अशिया भी खरीदती है तो वो अपने बच्चों को आधा दे सकती है, पूरा नहीं। तो आवाम जिए या मरे? आवाम जिए या मरे, हमें वोट चाहिए, हम वोट लेंगे। आपने सुना आवाम की बात। ये एक बाबा थे जो कि कह रहे हैं कि जो रेट होता है उस पर अमल दरामद तो बहुत दूर की बात है, और कि इस पर कोई चीज़, ख्वाह वो दालें हो, आटा हो, चीनी हो, उस पर कोई भी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, और आवाम इसीलिए महंगाई का जो है वो शिकार होती है। और उनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसे कंट्रोल करना फौरी तौर पर जो है वो। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करें। अवामी राय जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई पर। कभी नहीं हुआ सरकारी लिस्ट पे, कभी नहीं हुआ। प्याज भी 2 किलो अभी लिया है 150 रुपए किलो। ये तो बढ़ाते ही जाएंगे, हर महीना बढ़ता ही जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। कम नहीं होते। अब देखे ना, एक हफ्ते पहले 100 रुपए थे, अब 200 रुपए किलो हो गए टमाटर। मंडी में कुछ और रेट होते हैं, यहाँ कुछ और। उसके मुताबिक तो नहीं बेचते, सब अपने अपने उस पर बेच रहे हैं। जिसका जैसा दाव लग रहा है ना वो लपेट रहा है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब जगह मनमानी है। कहीं भी जाते हैं तो कमिश्नर कराची के रेट पर तो बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं होता है, इनकी मनमानी अपनी होती है। ये जितने भी लोग लिस्ट लगा के बैठे हैं ये दिखाते हैं लेकिन देते नहीं उस रेट पे। ये अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं, अपनी मर्जी के रेट पे देते हैं। घर से बजट बना के कुछ आओ, यहाँ पे आओ तो कुछ और होता है। दाल और नमक, आटा, तेल वगैरह जो भी है सब महंगा है, कोई चीज अवामी राय आमा आपने जानी है कि इस वक्त सिचुएशन क्या। आगे बढ़ेंगे, एक और ख़बर है, और वो ख़बर जो है चंद दिन के बाद अच्छी सामने आ रही है। और PIA की फ़्लाइट शेड्यूल मुसलसल, PIA की जो परवाज़ें हैं वो मनसूख होती रहीं और अब फ़्लाइट शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, तर्जुमान हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब समझें कि हर चीज़ जो है वो वापस अपने ट्रैक पर आ गई है और परवाज़ें जो हैं वो शेड्यूल हो गई हैं। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता हफ्ते आप ही के प्रोग्राम के ऊपर मैंने कहा था कि चंद दिन दे दें, इंशाल्लाह हर चीज़ मामूल के मुताबिक आ जाएगी। आई एम ग्लैड टू रिपोर्ट कि अब हमारा फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर के ऊपर बहाल और फाल दोनों हो चुका है और अब किसी किस्म की कोई कैंसिलेशन नहीं है। जो फ्लाइटें सिस्टम में से पहले निकल गई थी, जो कि फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई थी पहले से, वो नहीं है, लेकिन अदर देन दैट जो आपका फ़्लाइट स्केड्यूल है वो पूरा मुकम्मल तौर पर बहाल है। सही। तो लेकिन जो मामलात इस वक्त जो है वो अदायगियों के और ख़सारे के, आपके अदारे के ख़सारा और आपको मिलने वाली जो अदायगियाँ डिफरेंट शायद वजारत मजहबी उमूर के हज औकाफ के पास वो थी, वो भी मुकम्मल हो गया, और जो ख़सारे के मामलात कल कलाओं को फिर ऐसी सिचुएशन वो ना हो, वो जो साइकिल है वो बेहतर हुआ। देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अगेन जिस तरह हमने गुज़श्ता हफ्ते बात की थी, PIA का एक बहुत बड़ा मसला इस टाइम पे अदायगियों के दरमियान का तवाज़ुन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। PIA अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक सिचुएशन में फंस गया था कि जिसके अंदर आपके अपने पैसे फंसे हुए थे, या जो फंड्स आपको दस्तयाब होने चाहिए थे वो आपको टाइमली दस्तयाब नहीं हुआ है, और इवेंचुअली उसकी वजह से एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई और उस अनसर्टिनिटी की वजह से तमाम लोग परेशान हो गए और आपके सप्लायर्स ने आपको चीज़ें देने से इनकार कर दिया। अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कि जो PIA की रिकवरी थी वो भी आ गई। गुज़श्ता हफ्ते के अंदर को 2 से 2.5 अरब जो हमारा
कुछ लोगों की, कुछ इदारों की तरफ था, वो वहाँ से पीआई को वापस मिला। कुछ और पैसे भी हैं लेकिन वो होपफुली साथ साथ मिलते जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीबन 8 अरब के रुपए की फाइनेंसिंग हमें एक अरेंज करके दी। 23 से 24 अरब की एक फाइनेंसिंग जो कि हमारी पाइपलाइन के अंदर पड़ी हुई थी मुख्तलिफ बैंकों के साथ, उसके अंदर हमें फैसिलिटेशन मिल रही है। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो फंड्स की दस्तयाबी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो सिचुएशन अब कंट्रोल हो गई है। लेकिन अब्दुल्ला साहब 800 के करीब जो हैं वो फ़्लाइट वो मनसूख हुई हैं। ये इतना बड़ा जो नुकसान है वो उसकी कोई तखमीना हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है? एक तो मुसाफिरों का जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, दूसरा जो आपका माली नुकसान हुआ है 800 फ़्लाइट के मनसूख होने से। देखें, एक अच्छी बात उसके ऊपर ये है कि अब ये रुक गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15-16 दिन के अंदर पीआईए को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज आप दिन के 70 से 80 करोड़ कमाया करते थे तो आप 25 करोड़ के ऊपर आ गए थे, और रोजाना का तकरीबन 45 से 50 करोड़ का आपको रेवेन्यू के मद में नुकसान होता था। और ये नुकसान हमें समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली पीआईए को नहीं है, एक्चुअली मुल्क को नुकसान। और ये ज़्यादातर नुकसान, जैसा मैंने आपको कहा कि अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिएट हुआ, कि एक परसेप्शन ही क्रिएट होना शुरू हो गया कि शायद पीआईए का ऑपरेशन बंद होने वाला है, पीआईए हर चीज़ के ऊपर से डिफॉल्ट करने वाली। हम बार बार ये बात कहते रहे हैं और हुकूमत भी ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझती है, उसमें उनका हमारा ताउन भी दरकार है कि पीआईए की बुनियादें बहुत मजबूत हैं। पीआईए एक मजबूत इदारा है जो अरसे दराज से चलता हुआ है, और पीआईए अपने ज़राए से बहुत सारी चीज़ें खुद से कर सकता है। देखें, हमारा सबसे बड़ा बुनियादी मसला आपके जो बैलेंस शीट के ऊपर कर्ज है वो है। अदर देन दैट पीआईए सेल्फ सस्टेन है। आप पीआईए ने गुज़िश्ता 9 महीने के अंदर अच्छा भला ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया, जिसका मतलब क्या है कि पीआईए के अपने ऑपरेशंस के साथ कोई मसला नहीं है। पीआईए चलेंगे अब्दुल्ला साहब, सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट की ये अपनी एयरलाइन इस तरह से चलना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ खान आपके वक्त का। और जाते जाते अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आज स्टॉक एक्सचेंज ने बहरहाल बहुत बुलंदी की है और तारीखी 54,000 से ज़ायद जो है वो इस वक्त वो चल रही है, और ये सिलसिला बरकरार रहा तो अगले आने वाले वक्त में और बेहतरी होगी। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।